हॉस्पिटल के बेड में निर्मला नाम की एक बुजुर्ग महिला, जिसके सर पे बैंडेज बांधा हुआ था और उसके बगल में एक स्टूल पे बैठी हुई थी एक नर्स। अरे बुजुर्ग महिला, 10 दिन हो गया आप अस्पताल आई हैं। 2-4 दिन में आप मरने वाली हो। आपको देखने के लिए 25 साल का शुभू नाम का एक लड़का आया था। उसके अलावा कोई नहीं है क्या? शुभू मेरा बेटा नहीं है, वो मेरा रिश्तेदार भी नहीं। तनख्वाह लेके मेरे यहाँ काम करता है। वो मेरा देखभाल कर रहा है, उसके बदले में उसे तनख्वाह मिलती है। आपका पति, बेटा, बहू कोई नहीं है क्या? कोई नहीं है। शादी के 5 साल बाद मेरे पति का एक्सीडेंट में जान चली गई। तब से मैं कचौरी का ठेला चलाकर गुजारा कर रही हूँ। अरे ऐसा क्या? फिर ये शुभू? मैं जब एक भरोसेमंद नौकर ढूंढ रही थी तब वो आया था। कहा था उसकी पत्नी और बेटा है। अपने बेटे को वो अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहता है। तब मैं उसे काम दी थी। तब से आज तक वो मेरे पास ही काम कर रहा है। लेकिन आपकी कोई बहन की बेटी या बेटा नहीं है क्या? बहन की बेटी अनामिका है, मंदारपल्ली गांव में रहती है। एक बार हो सके तो उसे फोन करो, मैं बात करूंगी। ठीक है बूढ़ी अम्मा, ये शायद आपकी आखिरी ख्वाहिश है। मैं जरूर अनामिका को फोन करूंगी। ये सुनकर निर्मला बहुत खुश हो जाती है। उधर सोफे पे शारदा बैठी हुई थी। सामने चारपाई पे एक झंडू बाम रखा हुआ था। वो देखने लगती है। तब तक उनके पति प्रसाद वहाँ आ जाते हैं। वो झंडू बाम को देखकर कहने लगते हैं, अरे शारदा, इस घर की मालकिन होने के साथ साथ तुम तो झंडू बाम का भी व्यापार कर सकती हो। तुम्हारा साइड इनकम होगा तो अच्छा होगा ना। मेरा मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी बहू 1 नंबर की बेकार की है, इसीलिए हमेशा झंडू बाम लगाना पड़ता है मुझे सर पे। अरे ये क्यों नहीं कह रही हो कि जुकाम की वजह से सर दर्द है तो झंडू बाम लगा रही हो? बिना डांट के मैं उसकी पूजा करूँ क्या? अपर्णा की बहू को देखो, घर का काम काज, खाना पकाना, ऊपर से फूल बेच के वो पैसे भी कमा लेती है। वो कहावत है ना, रंग बदल के सियार भी शेर बन जाता है। अपर्णा की बहू फूल बेच रही है, ये देखकर तुम्हें भी लग रहा है कि तुम्हारी बहू को भी फूल बेच के पैसे कमाना चाहिए। ठीक है, फूलों का व्यापार नहीं। आप ही बताइए कौन सा व्यापार करना चाहिए फिर? वो मेरी बात तो सुनेगी नहीं। देखते हैं कम से कम आपकी बात ही वो सुन ले। अरे शारदा, तुम्हारी बहू घर का काम, खाना पकाना, बच्चों को देखना, ये सब करते करते उसका समय निकल जाता है। फिर वो व्यापार कब करेगी तो भी बताओ। उसे करना ही होगा। घर पे रहूंगी कहने से मैं नहीं मानने वाली हूँ। अपर्णा की बहू से उसे ज्यादा फेमस होना होगा। तो तुम मारपीट करोगी क्या? इतना गुस्सा आ रहा है, उसी वजह से तो सर दर्द हो रहा है। अब मारपीट करके ही पूछना होगा कि बहू व्यापार करेगी या नहीं। मैं बहू को समझा के कहूँगा, तब तक तुम अपना दिमाग ठंडा करो और शांत हो जाओ। फिर कभी नहीं, अभी तुम मेरे सामने समझाओ, नहीं तो मेरा दिमाग शांत नहीं होगा। इस तरह शारदा जिद करने लगती है। कई दफे प्रसाद के समझाने के बावजूद वो समझती नहीं। आखिरकार कोई चारा ना होने की वजह से प्रसाद अनामिका को बुलाते हैं। बेटा अनामिका, इधर आना जरा। बाप रे, और कितना प्यार से बुलाओगे अपनी बहू को? अरे शारदा, झंडू बाम के चक्कर में अपनी बहू के बारे में तो हम भूल ही गए। मुझे अच्छे से पता है, बहू का टॉपिक आप चेंज करना चाहते हैं, इसीलिए ये सब कह रहे हैं। इस तरह कह ही रही थी, तब तक बहू रानी किचन से बेलन लेकर वहाँ पे आ पहुँचती है। क्या हुआ पिताजी, बुलाया आपने? रोटी बना रही थी बहू। हाँ पिताजी। रोटी के साथ आलू का भुजिया भी बनाना, खाने में अच्छा लगता है। जरूर पिताजी, पर देखना होगा कि घर में आलू है या नहीं। हाँ, एक बार देख के रखो कि घर में आलू है या नहीं। नहीं है तो जाके किराना के दुकान से ले आओ, ठीक है ना? ठीक है पिताजी, आप जो काम कहे वो काम मैं ना करूं, ऐसा हो सकता है क्या? अनामिका और प्रसाद इस तरह से बातें कर रहे हैं। ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में आकर अपना दांत कटमटाने लगती है। ये देखकर प्रसाद समझ जाते हैं। अरे बहू, तुम क्या भूल गई हो क्या? तुम्हारी जिम्मेदारी है अपनी सासू माँ का भी दिल रखना। नहीं पिताजी,
मैं तो अपनी सासू माँ के पसंदीदा सब कुछ बनाती हूँ। इस तरह की बातें हो ही रही थी, तभी सुभाष घर के सामने आते हैं। अनामिका मैडम, अनामिका मैडम। इस तरह से वो जोर से चिल्लाता है। आवाज सुन के अनामिका बाहर निकल आती है। शारदा, प्रसाद भी निकल आते हैं। देखते हैं कि सुभाष खड़े हैं। सुभाष, आप? बड़ी माँ कैसी है? बड़ी माँ को एक्सीडेंट हो गया है, वो अस्पताल में है, वो आपसे मिलना चाहती है, इसीलिए मैं आपको लेने के लिए आया। ये सुनते ही अनामिका के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो शारदा को देखती है। जाओ अनामिका, जाके मिल के आओ। माँ जी, बच्चों को आप स्कूल से ले आइएगा। ठीक है बहू, बड़ी माँ से जाके मिल के आओ, शारदा कहती है। अनामिका फिर कुछ जवाब ना देते हुए सुभाष के साथ वहाँ से अपनी बड़ी माँ को देखने के लिए अस्पताल के लिए निकल जाती है। उधर अस्पताल के बिस्तर पे निर्मला बैठी हुई होती है। बिस्तर के पास जाके अनामिका खड़ी होती है और रोते रोते कहती है, ये क्या बड़ी माँ, मेरे माँ पिताजी नहीं है, मुझे लगा था आप है। मन में हमेशा हिम्मत होती थी, आपके बिना तो मैं बिल्कुल अपनी दुनिया सोच नहीं सकती। मत रो बेटा, जिंदगी ईश्वर की देन है, सब उनके हाथ में ही है। ये सब लेकर दुखी क्यों होना। अच्छा, तुम्हारी सास क्या व्यापार के लिए अभी भी तुम्हें परेशान कर रही है? हाँ बड़ी माँ, मैं 2-4 दिन पहले सोच रही थी आपके पास आके कचौड़ी बनाते हैं कैसे वो सीख लूंगी, लेकिन इस बीच ये सब हो गया। दुखी मत हो, मेरे पास अभी और 2 दिन वक्त है। तुम मुझे अपने घर ले चलो। 2 दिनों में मैं तुम्हें बताऊंगी कचौड़ी कैसे बनाते हैं और कैसे बेचते हैं। ठीक है बड़ी माँ। इस तरह कहकर सुभाष को साथ लेके वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर से बात करके निर्मला को ऑटो में बैठाकर अपने घर ले जाती है अनामिका। वहाँ वो बिस्तर पे बैठती है। बड़ी माँ, मैं घर जाके सासू माँ को बताकर फिर आती हूँ। ठीक है बेटा, लौट के जरूर आना, मेरा अंतिम संस्कार तुम ही करना। इस तरह कहने पर अनामिका दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। शारदा घर के बाहर चेयर लगाकर बैठी होती है। वहाँ बच्चे हरीश और भव्या खेल रहे होते हैं। अनामिका शारदा के पास जाती है। माँ जी, मेरी बड़ी माँ 2 दिन से ज्यादा नहीं जिंदा रहने वाली। मैं उनके पास रहकर कचौड़ी का व्यापार कैसे करते हैं वो सीखना चाहती हूँ। ये सुनकर शारदा बहुत खुश हो जाती है। अगर ऐसी बात है बहू, तो जाके सब कुछ अच्छे से सीख कर आओ। मैं बच्चों का ख्याल रखूंगी। तुम्हें अपर्णा की बहू से ज्यादा फेमस होना है, यही इच्छा है मेरी। इस तरह कहने पर अनामिका बच्चों के पास आती है, उन्हें प्यार से चूमती है और फिर अपनी बड़ी माँ के पास चली जाती है। उधर बिस्तर पे लेटी निर्मला को सुभाष दवाइयाँ दे रहे होते हैं। मरने से पहले भी क्या दवाइयाँ लेनी जरूरी है? हाँ मालकिन, 2 दिनों तक ठीक रहने के लिए दवाइयाँ लेनी जरूरी है। सुबह ये सब कह ही रहा था, तभी वहाँ पे अनामिका आ जाती है। 2 दिनों तक अनामिका निर्मला के पास रहती है। जैसा जैसा उसने कहा, अनामिका वैसे ही कचौड़ी बनाना सीखी। सीखना खत्म होने के साथ साथ निर्मला का देहांत हो जाता है। अनामिका सब क्रियाकर्म करती है और निर्मला के घर लौट के आती है। सुबह, ये घर तुम ले लो, कचौड़ी का ठेला मैं लेके जाती हूँ। ठीक है दीदी। उसके बाद ठेला लेकर अनामिका अपने ससुराल में लौट कर आती है। वहाँ जो कुछ हुआ वो बताती है। ये सुनकर प्रसाद, रमेश, शारदा सभी दुखी हो जाते हैं। माँ जी, कल से मैं कचौड़ी का व्यापार शुरू करूंगी। ठीक है बहू, बच्चों के बारे में तुम मत सोचो, मैं संभाल लूंगी। इस तरह उन्होंने कहा। अगले दिन से ही अनामिका कचौड़ी का ठेला वहीं लगाती है जहाँ उसकी बड़ी माँ लगाया करती थी। आप सभी को नमस्कार, आपका पसंदीदा कचौड़ी फिर से लौट आया है। आइए बाबू आइए, स्वादिष्ट पसंदीदा कचौड़ियाँ खा के जाइए। इस तरह सुनकर कई लोग अनामिका के ठेले में आकर कचौड़ियाँ खाने लगते हैं। सभी लोग बड़ी माँ के बारे में पूछते हैं। अनामिका बताती है कि उनकी बड़ी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। अगले दिन ही बड़ी माँ की तस्वीर लगाकर उस पे फूल चढ़ाती है। कमला, जो अक्सर ठेले पे आके कचौड़ियाँ खाती थी, वो तस्वीर को देखते हुए बहुत अच्छी दिल के इंसान थी। उन्होंने मुझे बहुत मदद की है, वो उधार मैं कभी नहीं चुका सकती। इस तरह कहकर वो आंसू बहाते हुए कचौड़ी लेके चली जाती है। दिन ब दिन धीरे धीरे अनामिका का कचौड़ी बहुत फेमस हो जाता है। इसी के साथ लोग उसका नाम भी जानने लगते हैं। ये देखकर शारदा बहुत खुश होती है।
फिर अपर्णा के घर पे जाके अपनी बहू की तारीफ करके आती है। इस तरह शारदा के मन में जो ख्वाहिश थी कि उसकी बहू अनामिका व्यापार करे और व्यापार करके वो सबके सामने फेमस हो जाए, ये उसकी इच्छा पूरी हो गई। फेमस होने के साथ साथ अनामिका व्यापार से बहुत अच्छे पैसे कमाने लगती है और पूरा परिवार सुखी सुखी जीवन बिताने लगता है। अनामिका बच्चों को लेकर जू जाती है। वहाँ टाइगर जोन के पास खड़ी होकर वो टाइगर दिखाती है। बच्चे भी देखकर बहुत खुश होते हैं। बच्चे, ये हमारा नेशनल एनिमल है। पता है माँ मुझे, टाइगर हमारा नेशनल एनिमल है। हाँ माँ, भैया बिल्कुल सही कह रहा है। ये हमारा जातीय पशु है और ये मांसाहारी है। ये किसी और पशु को बिल्कुल नहीं छोड़ता। अरे वाह भव्या, तुम्हें तो सब कुछ पता है। वैसे माँ, हमें तो जू में और भी बहुत कुछ देखना है ना? अभी तक हमने हाथी नहीं देखा और मोर भी तो नहीं देखा माँ। सिर्फ इतना ही नहीं भैया, हमने तो अभी तक हिरन नहीं देखा और मगरमच्छ भी देखना बाकी है। अरे बच्चे, ठीक है, अभी भी हम जू में ही हैं। एक के बाद एक हम जाकर सब देखेंगे। अच्छा ठीक है माँ। ठीक है माँ। बच्चे कह ही रहे थे, तभी शारदा उत्साहित होकर वहाँ पर आती है और कहने लगती है, बच्चे वहाँ पर एक हाथी है, चलो चलो हम सब वहाँ पर चल के देखते हैं। चलो बेटा। शारदा की बातें सुन के हरीश और भव्या दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है दादी, चलिए हाथी देखते हैं। हाँ दादी, चलिए हम सब हाथी देखते हैं। बच्चों के इस तरह से कहने पर शारदा बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। रिलैक्स होने के लिए अनामिका जू के ही गार्डन में जाके बैठ जाती है। ठीक उसी वक्त अनामिका के सामने मालिनी, अपर्णा, कल्पना, अजय और शेखर 5 लोग आकर खड़े हो जाते हैं। उन्हें देखते ही अनामिका पहचान लेती है और देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हेलो फ्रेंड्स, व्हाट अ सडन सरप्राइज। तुम लोग सब यहाँ पे पार्क में कैसे? इतना कहकर अनामिका आश्चर्य होकर देखने लगती है। अनामिका के सारे दोस्त आकर अनामिका के बगल में बैठते हैं और फिर वो हंसी मजाक करने लगते हैं। देखते देखते 1 घंटा निकल जाता है। फिर वहाँ पर रमेश आता है। अनु, चलो चलते हैं, वहाँ माँ बुला रही है। अजी सुनिए, 1 मिनट रुकिए। इतना कहकर अनामिका उठ के खड़ी होती है। उसके साथ उसके सारे दोस्त भी उठ के खड़े हो जाते हैं। अजी एक बार इधर सुनिए, ये देखिए, ये सारे मेरे दोस्त हैं। अचानक से यहाँ मुलाकात हो गई। इस तरह कहने के बाद रमेश सबसे परिचय करता है। वो भी सब एक एक करके अपना नाम बताते हैं और रमेश से परिचय करते हैं। अनामिका, अपना नंबर दो तो हम बाद में भी मिलेंगे। फिर अनामिका अपना फोन नंबर देती है। अनु, 10 दिनों के बाद हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं डिनर करने के लिए। अरे सिर्फ डिनर क्यों, दावत दूंगी। हम सभी को चिकन बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं तुम सभी को चिकन दावत दूंगी और इस दावत पे सभी को आना पड़ेगा। अनामिका की बातें सुन के सभी लोग बड़े खुश होते हैं। 10 दिनों के बाद भूलना नहीं, मैं सभी को फोन करूंगी। सभी को चिकन दावत में आना ही पड़ेगा। हमारे और भी दोस्त थे, अगर किसी से बात हो रही हो तो उन्हें भी साथ ले आना। अनामिका कह ही रही थी, तब तक रमेश का फोन बजने लगता है। फोन देखकर रमेश, अनामिका, माँ फोन कर रही है, लगता है वो बहुत दूर चली गई है। हाँ चलिए चलते हैं। रमेश के कहने पर अनामिका दोस्तों को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। 10 दिनों के बाद चिकन शॉप के गोविंद शारदा के घर पे आता है। बहू रानी चिकन दावत देने वाली है, इस बारे में सासू माँ को कुछ भी नहीं पता था। ना ही अनामिका ने कुछ बताया था और ना ही रमेश ने कुछ कहा था। अरे गोविंद, यहाँ क्यों आए हो? अनामिका दीदी ने हमें बुलाया था, इसीलिए आया हूँ। वो तो ठीक है गोविंद, पर बहू तो घर पे नहीं है, क्या बात है? आपको बताने के लिए मना किया है, आप गलत मत समझिएगा। ये क्या कह रहे हो तुम? मेरी बहू ने मुझे कहने को मना किया है? हाँ मालकिन, मेरे ऊपर तो आपका जितना हक है उनका भी उतना हक है। मुझसे कुछ मत पूछिए, मैं नहीं बता सकता। गोविंद की बातें सुन के शारदा अनुमान लगाने लगती है और वो मनी मन सोचती है, मुझे पता है बहू परिकल्पना कर रही है कुछ, वो भी अब मीट वाला गोविंद का मदद लेके। पता करना होगा आखिर में बात क्या है, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। मनी मन सोचकर फिर बाहर से वो कहती है, गोविंद तुम यहाँ आए और फिर यहाँ से गए, ये बात बहू को नहीं बताऊंगी, तुम डरो नहीं।
बस बताओ बहू ने तुम्हें क्या कहा है। मुझे गलत मत समझिएगा, मुझे माफ कीजिए। ऐसी बातें हो ही रही थी, तब तक बाहर से रमेश और अनामिका घर लौट आते हैं। उन्हें देखकर गोविंद नमस्ते कहता है। गोविंद, तुम आए हो? मीट लाने को कहा था, कहाँ है वो? मैं रेडी कर रहा था, लेकिन मालिक ने कहा कि पहले जाके तुम पैसे ले आओ। गोविंद, 20 केजी चिकन, 20 लेग पीस और 40 चिकन लेग्स, टोटल हुआ। कहकर रमेश पैसे देने लगता है। मैं क्या कह रही हूँ गोविंद, सारा काटने के बाद अच्छे से घर पे आके तुम देकर चले जाना। ठीक है मैडम, कहकर गोविंद वहाँ से चला जाता है। अनामिका भी अंदर चली जाती है। फिर शारदा रमेश से आश्चर्य होकर पूछती है, बेटा, बहू ये सब क्या कर रही है? कह रही है 20 लेग पीस, 20 केजी चिकन, कुछ खास है क्या? अरे कुछ खास नहीं माँ, अनामिका अपने दोस्तों को दावत देने वाली है घर पे। दावत में कितने लोग आ रहे हैं बेटा? 5-6 लोग आएंगे माँ। उसके लिए 20 केजी चिकन, 20 लेग पीस, इतना सामान लगेगा। शारदा इस तरह विवरण दे ही रही थी कि तब तक अनामिका वहाँ आ जाती है। हाँ माँ जी, मेरे दोस्तों को चिकन बहुत पसंद है। सभी लोग मजे से चिकन खाते हैं, इसीलिए मैंने इतना ऑर्डर किया है। इसका मतलब तुम जो दोस्तों को बुलाई हो वो घर से नहीं आ रहे हैं, वो तो बस मीट खाने के लिए इंतजार में बैठे हैं। हाँ, शारदा के इस तरह से कहने पे अनामिका बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। शारदा मनी मन सोचती है, मैं भी देखती हूँ बहू का ये चिकन दावत कैसे पूरा होता है। इतना कहकर वहाँ से वो अपने कमरे में चली जाती है। फिर वो दिन आता है जिस दिन अनामिका अपने दोस्तों को चिकन दावत देने वाली थी। गोविंद 20 केजी चिकन, 20 लेग पीस, 40 मुर्गियों के लेग्स लाके अनामिका के कहे मुताबिक दे देता है। अनामिका मैडम, आपके कहे मुताबिक सब ले आया हूँ। उसके कहे मुताबिक जो वो लाकर दिया था वो अनामिका देखने लगती है। सब ठीक ठाक है गोविंद, थैंक यू सो मच। अनामिका ऐसा कहती है। गोविंद भी खुश होकर वहाँ से चला जाता है। उन सामानों को लेकर अनामिका किचन में चली जाती है। हॉल में शारदा बिना किसी से बात किए हुए गुस्से से बैठ जाती है। तब तक किचन से उसे खुशबू आने लगती है। अब चाहे कुछ भी कहो, पका तो मेरी बहू ही रही है। इस तरह सोच रही थी। इसी के साथ समय भी निकल रहा था। अनामिका सब कुछ अच्छे से पका के उसे डाइनिंग टेबल पर रख देती है, क्योंकि थोड़ी ही देर में उसके सारे दोस्त आने वाले थे। माँ जी, जाके तैयार हो जाइए, थोड़ी देर में मेरे दोस्त आएंगे तो उन्हें बैठने को कहिएगा। ठीक है बहू, तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हारे दोस्त आएंगे तो मैं उन्हें बैठने के लिए कहती हूँ। इस तरह कहने पे अनामिका वहाँ से चली जाती है। अब पकवान की खुशबू से शारदा के मुंह में पानी आने लगता है। बहू नहाने गई है, लौट के आने में कम से कम 10 मिनट तो लगेंगे। तब तक मैं थोड़ा खा के देखती हूँ अपने पसंदीदा चिकन लेग पीस, चिकन टिक्का, चिकन करी। वाह वाह, मुझे तो सोच के ही मजा आ रहा है। इतना सोचकर वो जल्दी जल्दी जाके डाइनिंग टेबल पे बैठ जाती है। फिर एक पकवान के बर्तन को हटा के देखती है पकवान नहीं है, सब खाली है। शारदा का मुंह बन जाता है। तब तक अनामिका वहाँ पर आती है। मुझे पता था माँ जी, मैं पहले से ही आपको अच्छे से पहचानती हूँ। कह ही रही थी, तब तक अनामिका के सारे दोस्त आ जाते हैं। सभी आके डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। शारदा मुंह बना के जाके सोफे पे बैठ जाती है। तब तक अनामिका चिकन के सारे बनाए हुए आइटम्स लाके टेबल पे रखती है। दोस्त, हम सबके पसंदीदा चिकन बना है, कोई प्लेट में कुछ छोड़ेगा नहीं, ठीक है? और मांगने से बिल्कुल झिझकना नहीं। इतना कहकर वो फ्रिज के पास जाती है। फिर फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक का बोतल निकाल के वो डाइनिंग टेबल पे रखती है। सभी दोस्त हंसी मजाक की बातें करने लगते हैं और जिसे जितना चाहिए होता सब लेके मजे से खाना खाते हैं। और शारदा का ये सब देखकर मुंह में पानी आ रहा था। अरे लेग पीस, चिकन टिक्का, इस तरह कहती है और ये देखकर अनामिका मुस्कुराती है। अनामिका के दोस्त एक चिकन आइटम छोड़ते नहीं है। फिर कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं और अनामिका को बाय कहकर खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका भी बाय बोलने के लिए उनके साथ बाहर जाती है। तब तक शारदा डाइनिंग टेबल पे आके देखने लगती है। वहाँ पे चिकन का एक टुकड़ा भी नहीं बचा था। देखकर शारदा का मुंह बन जाता है, वो दुखी हो जाती है। अनामिका पहले से ही थोड़ा थोड़ा हर वैरायटी हटा के रखी थी। वो लेकर वो शारदा के पास आती है। यहाँ बैठिए माँ जी, आपको खिलाए बिना क्या मैं दूसरों को खिला सकती हूँ? आखिरकार आप मेरी सास है और मैं आपकी बहू हूँ। ये सुनकर शारदा खुशी खुशी आकर डाइनिंग टेबल पे बैठती है। बैठिए माँ जी,
आपके लिए मैं हर एक वैरायटी रखी हूँ यहाँ पे। एक एक खाइए और मुझे बताइए कैसा बना है। मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरे पकाए हुए चिकन आइटम आपको बहुत पसंद है, इसीलिए खा के मुझे बताइए। इस तरह अनामिका बड़े ही प्यार से सासू माँ शारदा को बैठा के चिकन खिलाती है। सासू माँ भी बहुत खुशी खुशी सारे पकवान खाती है। बहू, चिकन दावत लेकिन बहुत ही उम्दा था। सासू माँ बहू की बहुत तारीफ करती है और इस तरह सास बहू खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।